नमस्कार दोस्तों, आरकेपी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी चर्चा करेंगे संविधान संशोधन किस प्रकार से होता है। पिछली क्लास में हम सभी ने चर्चा किया था कि सिंपल बिल किस प्रकार से संसद में पारित होता है, किस प्रकार से किस प्रकार वह रिपोर्ट की अवस्था में आता है और कैसे वह पास होता है। तो यह हमने आपको बताया था। आज की क्लास में हम लोग चर्चा जो करेंगे वो संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से संविधान संशोधन होता है। तो इस विषय में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं। तो दोस्तों, हम लोग संविधान संशोधन विधेयक को पढ़ते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हम लोग पहला देखते हैं संविधान संशोधन विधेयक या ऐसा विधेयक जिसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल संविधान में संशोधन कैसे होता है, जैसे एक एग्जाम्पल अभी हाल ही का ले लेते हैं, जीएसटी। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। ठीक है। अब जीएसटी में जो है जैसे इसमें किस प्रकार से यह जो है जैसे संशोधन जैसे संविधान को प्रभावित करता है, तो वह हम आपको बताते हैं कि जिस प्रकार जिसमें जो संविधान संशोधन आर्टिकल में वर्णित हो जाए, मतलब जो संशोधन आर्टिकल में वर्णित हो जाए वह संविधान संशोधन हो जाता है। मतलब जो है किसी भी आर्टिकल में उसको निहित कर देना, उसका वर्णन कर देना। जैसे इसमें जो है जीएसटी में कौन कौन से आर्टिकल्स प्रभावित हुए हैं तो उनको हम लोग या उसमें कौन कौन से प्रभावी हुए हैं तो उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल संविधान का प्रभावित हुआ है जीएसटी से, देखते हैं। जैसे 246 का ए, इसमें क्या जोड़ा गया कि इस आर्टिकल के तहत केंद्र एवं राज्य सरकारों को यह शक्ति दी गई कि वे जीएसटी के संबंध में कानून बनाए जिसमें सीजीएसटी व आईजीएसटी इंटर स्टेट जीएसटी होता है। ठीक है। तो आईजीएसटी के संबंध में केंद्र व एसजीएसटी के संबंध में राज्यों को शक्ति दी गई है। ठीक है। तो यह है, इसको पढ़ लेना आप लोग। 268 के ए में क्या है, सेवा कर से संबंधित अनुच्छेद खत्म किया गया है, यानी जो भी सेवा सर्विस टैक्स वगैरह थे उसको सब खत्म किया गया है, तो उसको इसमें दिखाया गया है। फिर उसके बाद 269 ए जोड़ा गया है। इसके तहत आईजीएसटी की व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार अंतर्राज्यीय व्यापार यानी इंटर स्टेट ट्रेड के मामले में आईजीएसटी के तहत टैक्स की वसूली केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, जिसे बाद में राज्यों को बांट दिया जाएगा। 279 ए 279 का एक जो जोड़ा गया है, यह अनुच्छेद जीएसटी काउंसिल की संरचना एवं गठन के संबंध में है। संविधान की 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया है। 7वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है, 7वीं अनुसूची जो है वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख करती है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से यह अनुच्छेद प्रभावित हुए हैं। तो हम लोग अपने जो हमारा टॉपिक चल रहा था उस पर वापस आते हैं पुनः। तो आपको ये समझ में आया कि संविधान संशोधन किसे कहते हैं। मतलब संविधान संशोधन का तात्पर्य अब फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि संविधान मतलब संसद के द्वारा ऐसा संशोधन करना जिससे संविधान में संशोधन हो। किसके द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा। और वो किस तरीके से किए जाएंगे उसको हम लोग चर्चा करेंगे अब। ठीक है। तो अब जैसे एक और हम बात बताना चाहेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें क्या होता है कि दोनों सदनों में बिल पास होता है, राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पास होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। लेकिन राष्ट्रपति, अब जैसे एक चीज़ और बता दें कि इसमें होता क्या है कि एक और प्रावधान होता है कि जैसे संयुक्त बैठक का हमने जो है कल आपको बताया था आर्टिकल 108 में। अब संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें नहीं है। जब आप संविधान संशोधन होगा
तो उसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ऐसे ध्यान रखना। संविधान संशोधन विधेयक में मतलब जो बैठक आयोजित होती है राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, स्पीकर के द्वारा जो है अध्यक्षता की जाती है, तो वैसा कोई प्रावधान नहीं है इसमें। सिंपल अगर बिल है, अगर उसमें कोई विवाद उत्पन्न होता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है, लेकिन इसके तहत नहीं बुलाया जा सकता है। अब हम आपको बता दें कि संशोधन कितने प्रकार के होते हैं। संशोधन विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो साधारण बहुमत होता है, सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत, पहला हो गया। दूसरा क्या होता है? विशेष बहुमत। ये विशेष बहुमत क्या है, इस सभी अब चर्चा करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे, विशेष बहुमत। और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन, मतलब समर्थन। ठीक है, आधे से एक ज़्यादा, मतलब इतने राज्यों का समर्थन होना चाहिए, तो ये वाला जो है तीसरा वाला कंडीशन फॉलो हो जाएगी इसकी। अब जैसे जो पहला वाला है साधारण बहुमत, क्या होता है? संविधान के सामान्य प्रावधानों में परिवर्तन साधारण बहुमत से होता है। जैसे साधारण बहुमत से मतलब का तात्पर्य है, साधारण बहुमत का मतलब तात्पर्य है सिंपल, मतलब जो उपस्थित सदस्य, जैसे पहले हम लोग पहले टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, साधारण यानी सिंपल बिल, जो हमने कल बताया था आपको, मतलब पिछली लेक्चर में हमने जो चर्चा की थी। यानी सिंपल में क्या होता है, उपस्थित जितने हैं सदस्य, मान लीजिए 543 सदस्य हैं, ठीक है, लोक और राज्यसभा में 245, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए 543 सदस्य हैं, ठीक है, 543। अब इसका आधा और प्लस 1, लेकिन ये सिंपल नहीं है, ये पूर्ण बहुमत हो जाएगा, ठीक है, ये पूर्ण बहुमत हो जाएगा। लेकिन सिंपल बिल क्या होता है कि जैसे इसमें साधारण बहुमत होता है उपस्थित सदस्य जितने भी सदन में उपस्थित है उसका आधा प्लस 1, यह क्या हो गया? साधारण बहुमत। और ये हो जाएगा पूर्ण बहुमत, ठीक है, ये पूर्ण बहुमत हो जाएगा, पूर्ण बहुमत, इसको ध्यान रखना है। ये 100 मतलब 543 प्लस 1 मतलब 543 का आधा और प्लस 1 अगर बहुमत है तो उसको पूर्ण बहुमत कहा जाता है। और सिंपल मेजॉरिटी कहा जाता है, मतलब पूर्ण बहुमत को इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है, एब्सोल्यूट। और सिंपल मेजॉरिटी को कहते हैं, जो हमने आपको बताया, उपस्थित वाला जो है ये। अब उसके बाद आपको पता चला कि साधारण बहुमत क्या होता है। अब विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। विशेष बहुमत का मतलब होता है संविधान की विशेष बातों में परिवर्तन विशेष बहुमत से किया जाता है। जैसे विशेष बातें क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, आपात उपबंध, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डी है ये दोस्तों, आपात उपबंध, तो ये आदि, मतलब ऐसे मान के चलिए और हैं ऐसे। तो विशेष बहुमत मतलब जो है इसके अंतर्गत, जैसे अब ये विशेष बहुमत होता क्या, पहले इसको समझ लीजिए आप। विशेष बहुमत में आर्टिकल 368 के तहत जो संशोधन होते हैं उनका हम वर्णन करते हैं। 368 में जो वर्णन है, इसके तहत 2 प्रकार के वर्णन हैं। इसमें क्या होता है? एक होता है विशेष बहुमत, जिसको कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष
बहुमत, और एक होता है विशेष बहुमत प्लस न्यूनतम आधे राज्यों का समर्थन। ठीक है, आधे राज्यों का समर्थन। अब इसमें क्या होता है देखिए, यानी रेटिफिकेशन ऑफ 50% स्टेट्स। अब देखते हैं इसमें क्या है, विशेष बहुमत पहले देख लेते हैं हम लोग, विशेष बहुमत क्या है। ठीक है, विशेष बहुमत को हम लोग समझते हैं। इसमें अगर विशेष बहुमत को समझ लिए तो फिर उसमें आधे राज्यों को जोड़ लीजिए, आधे राज्यों के समर्थन को, तो वो ये वाला तीसरी कंडीशन जो है फॉलो हो जाती है उसकी। अब देखिए, सदन के कुल सदस्यों के बहुमत, सदन के कुल सदस्यों के बहुमत प्लस उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, यानी जैसे हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं हम कि क्या हो सकता है, 543 सदस्य हैं। ठीक है, आधा कर लिया इसका और प्लस 1 कर दिया तो कितने सदस्य होगा, लगभग 273 सदस्य हुए, यानी ये फर्स्ट कंडीशन हुई। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे उपस्थित कितने हैं, मान लीजिए उपस्थित इसमें से कितने मान लें हम, 300 मान लें उपस्थित, 300 उपस्थित हैं, बाकी अभी एब्सेंट हैं मान लीजिए, सदन में नहीं उपस्थित हैं। अब उपस्थित जैसे 300 हैं, 300 का 2/3 कितना हुआ, 200। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है। अब इन दोनों कंडीशनों में जिसमें सदस्य ज़्यादा उपस्थित हो जाएं, कहने का मतलब कि अगर आप फर्स्ट कंडीशन से सदस्य ज़्यादा बन रहे हैं तो पहला वाला मान्य होगा, जो मतलब वहाँ पर निर्णय होगा। यानी जो ऐसे समझ लीजिए, जो बहुमत कौन सा माना जाएगा इसमें, जिसमें सदस्य ज़्यादा, मतलब ये दोनों कंडीशनें हल की जाएंगी, आकलन किया जाएगा दोनों कंडीशनों का। अगर जिस कंडीशन में, मतलब पहली कंडीशन और या दूसरी कंडीशन में जिसमें सदस्य ज़्यादा बन जाएं, बस वही मेजॉरिटी मान ली जाती है और उसी के आधार पर बिल पास कर दिया जाता है। देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें, ठीक है बात समझ में आई आपको। अब इसमें से जो ज़्यादा जिसके सदस्य निकले, जैसे इसमें ज़्यादा सदस्य इसके हैं 273 है, तो ये वाली इसको मेजॉरिटी मान के और विधेयक को पास कर दिया जाता है। फिर उसके बाद इसी में आप जोड़ दीजिए आधे राज्यों का समर्थन, तो यह कुछ विधेयकों में जो है हो सकता है ऐसा। अब जैसे विशेष बहुमत के तहत क्या आ जाते हैं, जैसे आर्टिकल, हम जैसे मान लीजिए संशोधन करना चाहें 54 को, 54 में क्या है आपको पता होना चाहिए, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अब इसकी प्रक्रिया को हम यदि संशोधित करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विशेष प्लस आधे राज्यों का समर्थन, उस कंडीशन में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया पर हस्तक्षेप किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यह आपको समझ में आया आर्टिकल 54। जैसे और एग्जाम्पल हम दे देते हैं, और आपका एग्जाम्पल मान लीजिए 55 रीति जो है, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है वो है। 73 जैसे 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की, जैसे ये कुछ ऐसे विशेष मतलब मुद्दे हैं जिनको संशोधन करने के लिए हमको विशेष प्लस आधे राज्यों का समर्थन चाहिए होता है, तब आपका संविधान संशोधन हो सकता है। तो ऐसे विधेयकों, मतलब इस प्रकार से 3 प्रकार के ये विधेयक आपके होते हैं। जैसे आपको 7th शेड्यूल में अगर जैसे मान लीजिए संशोधन करना हो, या 368 में ही क्यों ना संशोधन करना हो, जैसे 368 के तहत संशोधन होता है और इसी को संशोधित करना हो, तो उस कंडीशन में आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए होगा, ऐसे मान के चलिए। और आधे राज्यों में यूटी शामिल नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो यूटी हैं मतलब यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित प्रदेश नहीं शामिल होंगे। अब जैसे हम कुछ बिंदुओं को और बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट पहलू है। जैसे संविधान में संशोधन करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। संसद चाहे वो सिंपल मेजॉरिटी हो, चाहे वो स्पेशल मेजॉरिटी हो, या आधे राज्यों का बहुमत से हो, वो कुल मिलाकर संशोधन जो होगा या कोई भी बिल पारित होगा तो वह पारित होगा, या भी कोई भी विधि बनेगी तो वो संसद के द्वारा ही बनेगी, यानी संसद ही संशोधन के लिए पहल करती है।
संविधान, अब जैसे दूसरा पॉइंट, ये तो पहला पॉइंट आपने समझ लिया, अब दूसरा पॉइंट हम समझ लेते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति प्रायः नहीं होती है, लेकिन कुछ विधेयकों में पूर्वानुमति लेनी पड़ती है राष्ट्रपति की, जैसे वित्त विधेयक। ठीक है, और बाकी हम अभी बताएंगे, अभी उन विधेयकों को भी पढ़ाएंगे, बताएंगे, जिससे आपको पूरा जो है जानकारी प्राप्त होगी। पहले तो आप इस प्रक्रिया को ही समझ लीजिए। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन का मतलब है कि राज्यसभा और लोकसभा किसी में भी रखा जा सकता है। यदि संशोधन विधेयक को पारित करने के संदर्भ में दोनों सदनों में मतभेद होने पर, हमने आपको क्या बताया कि संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। यदि संविधान संशोधन विधेयक संसद में पारित होकर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाए तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो यह बाध्यता जो है वो 24वां संविधान संशोधन के माध्यम से, जो 24वां संविधान संशोधन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, इसको बाध्यकारी कर दिया गया कि संविधान संशोधन का कोई विधेयक अगर यदि राष्ट्रपति के पास जाता है दोनों सदनों से पास होकर, तो राष्ट्रपति भी बाध्य है पास करने के लिए उसको। तो इस प्रकार से यह दोस्तों समझ में आया आपको। अब जैसे हम आपको चर्चा करते हैं धन विधेयक की। धन विधेयक, धन विधेयक है ये। धन विधेयक किस, यानी मनी बिल, मनी बिल। ठीक है, मनी बिल। अब देखते हैं मनी बिल क्या है। मनी बिल आर्टिकल 110 में है। आपको यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि धन विधेयक किस आर्टिकल के तहत है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 110 के तहत है। ऐसा विधेयक जो अनुच्छेद 110 में लिखित मामलों से संबंधित होता है, जैसे कर लगाना, सरकार द्वारा कर्ज लेना, सरकार द्वारा कर्ज लेना, किसी व्यय को संचित निधि पर भारित करना। किसी व्यय को, जैसे मान लीजिए जो भी व्यय है उस संचित निधि से व्यय नहीं है, लेकिन उसको क्या करना है, संचित निधि से उसको जो है खर्चे को वहन करना। तो यह सब जो है क्या होगा, आर्टिकल 110 के धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है। तो यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लोकसभा स्पीकर। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका वर्णन या इसका स्पष्टीकरण कौन देता है, राष्ट्रपति नहीं देता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन जो धन विधेयक अगर वो घोषित हो गया, लोकसभा स्पीकर ने धन विधेयक घोषित कर दिया, तो इस विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लीजिए और उसको जो है वहाँ पर प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के पास जब बिल लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत होकर जाता है तो वह बाध्यकारी हो जाता है। बाध्यकारी इसलिए हो जाता है क्योंकि राष्ट्रपति से पहले ही परामर्श, मतलब जो है अनुमति ली गई है, तो राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद जो है ये तो हो गया धन विधेयक। अब इसको धन विधेयक को पारित करने का एक थोड़ा प्रोसीजर बता देते हैं, हालांकि बता चुके हैं लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पास किया जाता है, लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होगा। ठीक है, लोकसभा में यदि रखा जाएगा मनी बिल, ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल मेजॉरिटी,
ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से पारित होगा। स्पीकर हस्ताक्षर करेगा और इसके बाद राज्यसभा में जाएगा। स्पीकर क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा और हस्ताक्षर करने के बाद यह रिपोर्ट अवस्था में पहुंच जाएगा और फाइनली यह जो है राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में जाने के बाद 14 दिन की मतलब बिना देरी करे, मतलब 14 दिन की देरी कर सकती है। मतलब ऐसे मान के चलिए जैसे राज्यसभा है 14 दिन तक विचार कर सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और राज्यसभा को संशोधन परिवर्तन का अधिकार नहीं है, उसमें संशोधन परिवर्तन का अधिकार नहीं है। हाँ, सलाह दे सकती है, वो भी सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप में नहीं दे सकती है। ठीक है, मतलब सिद्धांत में सुझाव दे सकती है किंतु व्यवहार में सुझाव नहीं दे सकती। ठीक है, तो आपको राज्यसभा को पास करना ही होगा और फिर उसके बाद जो है इस प्रकार पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। तो ये आपको पता चला मनी बिल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम बताते हैं वित्त विधेयक क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वित्त विधेयक, और यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है और बहुत से दोस्त मतलब बहुत से व्यक्ति इसमें कंफ्यूज रहते हैं जो पढ़ते हैं उसमें। ये मतलब जो है वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या होता है, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। क्या होता है कि जो धन विधेयक होता है वह आर्टिकल 110 के तहत है, लेकिन वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में इसका उल्लिखित है। आर्टिकल 117 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, वित्त विधेयक का आर्टिकल 117 में वर्णन है इसका, फिर से बता रहे हैं। अब उसके बाद जो है वित्त विधेयक जो है, तो दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या है। धन विधेयक देखिए, एक तरफ हम धन विधेयक लिख देते हैं और एक वित्त। ठीक है, अब इसके तहत समझ लेते हैं क्या क्या सिस्टम है। देखिए, धन विधेयक की अगर हम चर्चा करें तो इसका पहला पॉइंट बताते हैं, इसके अंतर्गत मात्र आर्टिकल 110 के विषय आते हैं। आर्टिकल 110 के विषय। और इससे पहले भी मैं दोस्तों ये बताना चाहूँगा आपको कि जो वित्त विधेयक होता है, यानी ये धन विधेयक जो होता है उसको पारित करने की जो प्रक्रिया है वह आर्टिकल 109 में है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि धन विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया है वह किस आर्टिकल के तहत निहित है, तो आप लोग बताइएगा आर्टिकल 109 के तहत है। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं ये जो हमारे चल रही थी कि धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो इस धन विधेयक में हम लोग चर्चा कर रहे थे आर्टिकल 110 के विषय सभी आते हैं धन विधेयक में। और इसी का दूसरा पॉइंट हम लोग धन विधेयक का पढ़ लेते हैं। यह राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यह राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा को कोई भी सुझाव देने का अधिकार नहीं है। मतलब व्यवहारिक रूप में नहीं है, सैद्धांतिक रूप में दे सकता है राज्यसभा मतलब सुझाव, तो इसलिए राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता, प्रस्तुत नहीं हो सकता पहले। अब वित्त विधेयक की बात करते हैं। वित्त विधेयक के 2 पॉइंट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे समझते हैं। पहला पॉइंट वित्त विधेयक में, इसके अंदर वित्त से संबंधित कोई विषय आते हैं जो सामान्यतः आर्टिकल 117 से संबंधित हैं। यानी 117 से संबंधित जितने विषय हैं, आर्टिकल 117 से संबंधित जितने विषय हैं वह सब वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा इसका पॉइंट है आर्टिकल 117 का क्लॉज 3 कहता है कि इसके अंतर्गत आने वाले विधेयक को छोड़कर इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मतलब आर्टिकल 117 के 3 के अंतर्गत आने वाले विधेयक को छोड़कर इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जो आर्टिकल 17 में जितने भी विधेयक आते हैं उसमें आप 117 के 3 के विषय में जो जितने दिए गए हैं मतलब उपबंध, उनको छोड़कर बाकी जो 117 में विधेयक हैं उनको राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। लेकिन राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है तो वह एक प्रकार का विधेयक है जो 117 के 3 में जो जितने विषय दिए हैं तो उसको जो है राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपको दोस्तों समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करना है इसके विषय में। ठीक है, तो तीसरा हम लोग देखते हैं या राष्ट्रपति की, जैसे तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं धन विधेयक में देख रहे हैं, धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक में देख रहे हैं या राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति
अनुमति। ठीक है, और जो यह वाला 117 का जो 3 है, 117 का 3 एवं कुछ अन्य विधेयकों के लिए राष्ट्रपति अनुमति आवश्यक नहीं है। जैसे 117 के 3 में है और कुछ और हैं जिनको राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता, अनुमति जरूरी नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आया। लेकिन बस एक चीज़ और याद रखना कि 117 के 3 में जितने हैं उतने को तो नहीं ही मान लीजिए, और बाकी 2-4 और होंगे, तो ऐसे समझ लीजिए। अब हम लोग चौथा पॉइंट देख लेते हैं धन विधेयक में। इस पर राज्यसभा के अधिकार सीमित हैं। यह मात्र 14 दिन तक धन विधेयक रोक सकता है। मतलब जो राज्यसभा है वो 14 दिन तक ही धन विधेयक को रोक सकता है। जबकि वित्त विधेयक पर क्या है, जैसे इसमें क्या है 14 दिन तक रोक सकता है। और इसका चौथा जो पार्ट है वो क्या होगा कि इस पर राज्यसभा के अधिकार लोकसभा के समान हैं। गतिरोध में संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। ठीक है, तो मतलब जो ये 117 के अंतर्गत जो विषय हैं इस पर राज्यसभा के अधिकार समान हैं लोकसभा के, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में कोई अंतर नहीं है। और कोई भी अगर जो है गतिरोध, मतलब गतिरोध का मतलब कोई भी अगर मतभेद उत्पन्न होता है तो उसमें जो है संयुक्त बैठक आह्वान की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब इसी का जो है धन विधेयक में धन विधेयक में आते हैं। और धन विधेयक का हम लोग 5वां पॉइंट समझते हैं। गतिरोध की दशा में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है इसके तहत, और इसके तहत बुलाई जा सकती है। ठीक है, 5वां पॉइंट आपको पता होगा, इसमें नहीं बुलाई जा सकती, इसमें बुलाई जा सकती है। फिर 6ठा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता, और इसमें पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। फिर से एक बार ध्यान रखिए, धन विधेयक में राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः वापस नहीं कर सकता, लेकिन इसमें वित्त विधेयक में वापस कर सकता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, ये ध्यान रखना एक बार फिर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं। जैसे एक बार समझ लीजिए दोस्तों कि जैसे सभी जो धन विधेयक हैं वो वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन जो सभी वित्त विधेयक जो हैं वो धन विधेयक नहीं हो सकते। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपका। और इस प्रकार से हमने धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में समझा। और दोस्तों, और हम लोग अगली जो लेक्चर करेंगे वो संसद को और डिस्क्रिप्टिव रूप में समझेंगे कि विप क्या होता है, संसद की प्रक्रिया कैसे होती है, संसद की कार्यवाही में शून्यकाल, प्रश्नकाल और जितने भी आवर होते हैं उनको हम लोग समझेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग अगली लेक्चर में हम लोग इन पहलुओं को समझेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और हम लोगों की जल्द ही मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।